हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज़ का, उसमें आज जो ये पांचवा लेक्चर है। और आज हम लोग तीन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, पहला है आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज से संबंधित जितने सवाल आए हैं उसको कवर करेंगे। इसके बाद जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उनसे संबंधित जो सवाल आए थे उनको कवर करेंगे। ओके, और फाइनली हम लोग बायोडाइवर्सिटी, ये टॉपिक चल ही रहा है तो बायोडाइवर्सिटी में जो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली जितने हैं ये एक हिसाब से माइक्रो थीम्स या यूँ कह लीजिए कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, और लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करें कि इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, और फिर रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा जानेंगे, और बायोडाइवर्सिटी हम लोग थियोरेटिकल चीज़ तो पढ़ ही लिए हैं, बट इसमें जो आज की पीवाईक्यूज़ मतलब देखेंगे हम लोग मिसलेनियस में, उसमें काफ़ी ब्रॉड टर्म में 3-4 सवाल तो बहुत बेहतरीन हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं। ओके, तो हम जैसे ही सवाल आएगा उसमें हम लोग उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, वो है आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज से संबंधित। ओके, तो इंडेंजर्ड, पहला सवाल कह रहा है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन। ओके, यानी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो किस में लिस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले सवाल पे जाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होता है वो होता क्या है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लुप्त प्राय प्रजातियाँ। इंडेंजर्ड स्पीसीज का अगर हिंदी में मतलब समझें तो ये लुप्त प्राय प्रजातियाँ होती हैं। तो बेसिकली इसमें वो पौधे या जानवर होते हैं जो विलुप्त होने के गंभीर खतरे में होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो कि एक्सटिंक्शन के सीरियस रिस्क पर खड़े हैं, यानी अगर इनको और ज़्यादा इनके स्पीसीज़ को डैमेज पहुंचाया जाएगा तो हो सकता है ये एक्सटिंक्ट भी कर जाएं, विलुप्त हो जाएं। ओके, तो इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होते हैं वो काफ़ी खतरे में, मतलब जब पहुंच जाती है कोई स्पीसीज तब उसको इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। ओके, अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात किया जाए स्टूडेंट, तो इसे हम लोग मुख्यतः लिस्ट करते हैं रेड डेटा बुक में। यानी जो सवाल पूछ रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि डेड स्टॉक बुक, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि रेड डेटा बुक, बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं ये आर लिस्टेड इन रेड डेटा बुक। ओके, तो इसको पब्लिश कौन करता है? रेड डेटा बुक को पब्लिश कौन करता है? तो एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ओके, इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, तो इसका ये फुल फॉर्म है। इस रेड डेटा बुक को यही पब्लिश करता है कौन? IUCN। ओके, और इस रेड डेटा बुक में मेनली होता क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स जो कि एक्सटेंशन के डेंजर को फेस कर रहे हैं उनको इसमें रखा जाता है। यानी इस रेड डेटा बुक में उनके स्टेटस को, जैसे वो इंडेंजर्ड हैं या एक्सटेंट हैं या वल्नरेबल हैं या लिस्ट कंसर्न हैं, ऐसे जो अलग अलग एक हिसाब से कह लीजिए उनको एक टाइटल दिया जाता है, उसी बुक मतलब इस बुक के उसी टाइटल के थ्रू उनको रखा जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रेड डेटा बुक में आखिर होता क्या है और ये किसका, मतलब कौन इसको पब्लिश करता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बर्ड इज हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज। इन चारों ऑप्शन में से गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैनटेल पिजन एंड इंडियन सनबर्ड, इन चारों में से वो कौन सा भारतीय पक्षी है जो कि हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में इस समय मेंशन किया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड कंडीशन में इस समय है, और ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये राजस्थान में पाया जाता है। मुख्य रूप से मैं बात बोल रहा हूँ राजस्थान। ओके, वैसे ये और भी राज्यों में पाया जाता है लेकिन छिटपुट तरीके से पाया जाता है, लेकिन अगर मुख्य पूछा जाए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस स्टेट में पाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, वही सवाल कर रहा है। ओके,
तो पहला दे रखा है ऑप्शन में गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर की अगर बात किया जाए तो ये इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय की कैटेगरी में आते हैं। ओके, लुप्त प्राय, इसका हिंदी में लुप्त प्राय यानी जिसे हम लोग इंडेंजर्ड बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, डेजर्ट कैट की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो डेजर्ट कैट जो है वो आपका इंडेंजर्ड नहीं है। ये क्या है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये है आपका लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक वाले कैटेगरी में ये आता है। कौन, डेजर्ट कैट, डेजर्ट कैट। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि हुलॉक गिब्बन। हुलॉक गिब्बन की अगर बात किया जाए तो ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी भी सही है। ओके, एशियाटिक वाइल्ड डॉग की अगर बात किया जाए तो ये थ्रेटेंड में नहीं है स्टूडेंट, ये आपका है एंडेंजर्ड में, एंडेंजर्ड। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी डेजर्ट कैट और ऑप्शन डी एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इन दोनों का जो मैचिंग है वो दोनों गलत है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी एंड डी। बी और डी बोथ स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट बी एंड डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, अ स्पीसीज इज कंसीडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट, यानी किसी भी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त कहा जा सकता है इफ इट हैज़ नॉट बीन सीन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट फॉर, यानी किसी स्पीसीज को अगर हम विलुप्त कह रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। तो उसमें ये पूछ रहा है इस पर्टिकुलर सवाल में कि वो कितने सालों तक अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में न देखा जाए तब जाके हम उसे विलुप्त घोषित करें। ओके, तो 15 साल, 15 साल बहुत कम ईयर होता है, 25 साल, 40 साल एंड 50 साल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 50 साल। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्पीसीज को अगर हम उसके नेचुरल हैबिटेट में लगातार 50 सालों तक न देखें तो इसका मतलब हम उसे एक्सटेंट घोषित कर सकते हैं, एक्सटेंट उसको कंसीडर किया जा सकता है। ओके, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच पेन किलर गिवन टू कैटल, किसको, मवेशियों को, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नियर एक्सटेंशन ऑफ वल्चर इन इंडिया, यानी सवाल ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा पेन किलर था जिसे हम लोग कैटल को देते थे, यानी कैटल में लगाया जाने वाला पेन किलर कौन सा है जिससे कि जो हमारे देश में गिद्ध पाए जाते थे उनके एक्सटेंट होने का यानी उनके विलुप्त होने का एक कारण है। ओके, तो पहला दे रखा है आइबुप्रोफेन, दूसरा दे रखा है एसिटामिनोफेन, तीसरा दे रखा है आपका एस्पिरिन, चौथा दे रखा है डाइक्लोफेनाक। ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है, कई एग्जाम में आखिर यूपीपीएससी से लेके अलग अलग जो कमीशंस हैं अलग अलग स्टेट के उन्होंने भी इसको पूछ रखा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डाइक्लोफेनाक। हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि डाइक्लोफेनाक जो है स्टूडेंट, ये मवेशियों में पेन किलर के रूप में दिया जाता है, यूज्ड एज पेन किलर, यानी दर्द निवारक के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो है आपके सूजन को कम करने में भी दिया जाता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के रूप में भी इसको दिया जाता है। ओके, यानी ये मुख्य रूप से दो चीज़ों के लिए यूज किया जाता था, किसमें, कैटल में, यानी जो मवेशी होते हैं, पशु जानवर होते हैं, उनमें इसको दिया जाता था पेन किलर के रूप में और यानी सूजन को कम करने के रूप में। ओके, और इसी की वजह से जो जब इनकी ये मतलब ये पर्टिकुलर जो कैटल है या मवेशी हैं जिनमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो गाय भैंस हो गया ये सब, तो जब इनकी ये मर जाते थे यानी इनका जब डेथ हो जाता था तो इनके गांव के लोग जो होते हैं, ग्रामीण स्तर पे अगर आप देखेंगे तो गांव के लोग इसको ले जाके कहीं ओपन फील्ड में फेंक देते थे। इन जानवरों को जो मर जाते थे इनको ओपन फील्ड में ले जा करके फेंक देते थे। इससे होता क्या था कि बहुत समय, आज से लगभग 2 दशक पहले, 15 से 20 साल पहले की बात अगर आप मोटे तौर पर लेके चलेंगे तब ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। ओके, तो 15-20 साल पहले की बात है जब, तो वहाँ पे गांव में अगर देखेंगे तो ऐसी प्रथा चलती है कि मतलब बेसिकली जानवर अगर मर जा रहे हैं, उनके मवेशी जो पालतू जानवर होते हैं वो ओपन फील्ड में ले जाके कहीं फेंक देते थे खेत में। तो इससे क्या होता था कि जो गिद्ध होते थे, वल्चर होते थे, वो उन जानवरों के जो मांस होते थे उसको खाते थे। ओके,
तो धीरे धीरे जब वो खाना शुरू करते थे तो उनके क्या होता था कि बॉडी में जो डाइक्लोफिनाक केमिकल है, इनका जो मतलब केमिकल्स होते हैं वो उनकी बॉडी में जाके स्टोर होने लगते थे, और बॉडी मतलब गिद्ध के बॉडी में जो मेन पार्ट होता है किडनी, किडनी में मुख्य रूप से जाके स्टोर होने लगते थे। कहाँ पे? किडनी में। तो जब किडनी में स्टोर हो रहे थे मतलब होते थे जाके, तो वहाँ पे वो अपना रिएक्शन करते थे, और धीरे धीरे ये वल्चर यानी गिद्ध जो होते थे इनकी भी मौत हो जाती थी। ओके, और यही रीज़न है कि ये इनकी जो संख्या है करंट टाइम अगर देखा जाए तो बहुत कम बची हुई, यानी ये एक्सटेंट होने के कगार पे हैं। अगर इनको देखना हो अगर आज के समय में, तो जो पहाड़ी एरिया होते हैं यानी जो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये सब ऐसे मतलब जो स्टेट हैं वहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये प्लेन गंगेटिक प्लेन वाले जो स्टेट हैं जैसे यूपी बिहार हो गया, ये सब यहाँ पे आज के समय में ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट लगभग न के बराबर देखने को मिलते हैं। कभी कभार अगर कोई दिख गया तो बहुत मतलब अजीब बात है, बट मतलब अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि दिखता नहीं है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डाइक्लोफेनाक केमिकल है या दवा है, यही है जो कि गिद्ध के एक्सटिंक्ट होने का मुख्य कारण है। ओके, ये किस रूप में यूज किया जाता था? पेन किलर के रूप में। इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं यानी सूजन को कम करने के लिए, उसमें इसका यूज किया जाता था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग रामसर कन्वेंशन होता क्या उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। ओके, रामसर कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो रामसर कन्वेंशन को एक नाम और दिया जाता है, आल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ओके, यानी जो रामसर कन्वेंशन है ये वेटलैंड्स के बारे में है, यानी वेटलैंड्स की रक्षा की जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उस बारे में इस कन्वेंशन में बात हुई थी। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि द रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ बायोफ्यूल्स, नहीं। फॉरेस्ट की बात कर रहा है, नहीं। वेटलैंड की बात कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्राई लैंड की बात भी नहीं कर रहा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामसर कन्वेंशन के बारे में 2-3 पॉइंट और जान लीजिए आप लोग कि ये पहला पॉइंट तो ये है कि ये एसोसिएटेड किससे है? वेटलैंड के कंजर्वेशन से। ओके, ये तो सवाल में ही दे रखा है। ये साइन किया गया था कब? साइंड ऑन 2 फरवरी 1971। ये ईयर भी याद इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे हुआ था? एट रामसार। ये कहाँ पे है? ईरान एक कंट्री है, वहाँ में एक जगह है, वहाँ की एक सिटी है रामसर, वहाँ पे ये कन्वेंशन पहली बार हुआ था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इस लाइन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गए। पहला ये कि 2 फरवरी को हुआ था, और सन क्या है? 1971 को। और कहाँ पे हुआ था? तो रामसर में हुआ था। रामसर कहाँ है? तो ये ईरान में है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ईरान कंट्री में रामसर है, वहाँ पे 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन हुआ था। ओके, और यही रीज़न है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, यही मेन रीज़न है। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको मिल गया। पहला पॉइंट ये कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो आपका हो गया वेटलैंड। दूसरा पॉइंट ये है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और रामसर कन्वेंशन को साइन कब किया गया था? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे किया गया था? तो रामसर ईरान में एक जगह है वहाँ पे। ओके, इसके 2 पॉइंट आप 2 पॉइंट को और आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा कि इसकी थीम क्या है, यानी हर साल जब मनाया जाता है ना तो उसकी थीम्स क्या होती है, उसके बारे में कभी अगर करंट से सवाल बनाएगा तो बना सकता है। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी 2 फरवरी आने वाला है और एक नई थीम और रखी होगी, तो ये करंट का सवाल है, आप लोग खुद सर्च करके इसको बनाइएगा। ओके, पहला मैं ये बता रहा हूँ कि जो रामसर कन्वेंशन वर्ल्ड वेटलैंड जो डे होता है, इसकी हर साल एक थीम आती है। ओके, तो उस थीम को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये करंट के सवाल के रूप में आ सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, दूसरा ये कि भारत में कितने रामसर साइट्स हैं उसकी लिस्ट, यानी रामसर साइट्स इन इंडिया
इसकी आपको पूरी लिस्ट ध्यान में रखनी है, ओके। और उसमें भी खासकर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं उनकी, उत्तर प्रदेश, ओके। क्योंकि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो अपने अपने रामसर साइट को जरूर ध्यान में रखिएगा, ओके। तो अगर करंट में देखा जाए स्टूडेंट, तो आज के समय में लगभग 96 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, ओके। तो ये 2 पॉइंट आप लोग अलग से काम करके अपने खुद से काम करके इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। पहला ये कि जो वेटलैंड की जो थीम होती है हर साल, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा रामसर साइट्स कितनी हैं भारत में, उसको नोट कर लीजिएगा। और उसमें भी स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट पाई जा रही है, उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो साइट्स पाई जा रही हैं उनके साथ साथ उनको आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी याद करना है, ओके। किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा, यानी किस जिले में कौन सा रामसर साइट है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। तो ये 2 पॉइंट आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि जो वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 मई, 2 मार्च, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 फरवरी, 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ये साइन किया गया था, क्या, रामसर कन्वेंशन। यही रीजन है कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। मैंने जो लिस्ट आपको बोला था वही लिस्ट से सवाल आ रहा है, ओके। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है कि चिल्का लेक। चिल्का लेक की अगर बात किया जाए तो ये उड़ीसा में है, ओके। क्योंकि स्टेट भी पूछ लेता है, कभी कभी मैच कराने को दे देता है। एनवायरनमेंट का बड़ा ही फेवरेट सवाल है कि रामसर साइट दे देगा या बायोस्फीयर रिजर्व दे देगा, नेशनल पार्क दे देगा, टाइगर रिजर्व दे सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे सकता है। तो जितना मैंने नाम लिया ये सब दे सकता है, और कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, उसको पूछ सकता है। अगर आप यूपी के हैं, यूपी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपी में जितने पाए जाते हैं वो जिलों के साथ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। तो अगर चिल्का लेक की बात किया जाए ये उड़ीसा में पाया जाता है। केवला देव की अगर बात किया जाए तो ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में। वुलर लेक की अगर बात किया जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। और लोकटक की अगर बात किया जाए तो लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में पाया जाता है। ये चारों मैंने आपको स्टेट वाइज बता दिया है, ओके। अगर इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ये सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। अगर आज के समय में ये देखा जाए, वैसे तो ये 2013 का सवाल है, लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो ये चारों के चारों जो हैं ये रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेटेड हैं, ठीक है। यानी इनको मान्यता दे रखी गई है रामसर साइट के रूप में, ओके। इसके साथ साथ जो मैंने जो बताया है ये आप लोग स्टेट वाइज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस स्टेट में कौन सा रामसर साइट पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट अंडर द रामसर कन्वेंशन। यानी इन चारों में से कौन सा रामसर साइट है जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर डेजिग्नेटेड किया गया था। पहला ऑप्शन दे रखा है गोदावरी डेल्टा, दूसरा दे रखा है आपका कृष्णा डेल्टा, तीसरा आपका दे रखा है सुंदरबन, चौथा दे रखा है भोज वेटलैंड, ओके। एक एक करके हम लोग देखते हैं। गोदावरी डेल्टा अभी तक कोई रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेटेड नहीं है, कृष्णा डेल्टा भी नहीं दिया गया है। सुंदरबन की अगर बात किया जाए तो सुंदरबन कहाँ पे पाया जाता है, ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट पश्चिमी बंगाल में ये पाया जाता है, क्या, सुंदरबन, ओके। और भोज वेटलैंड की अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यानी एमपी में। अगर आज के समय में देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों रामसर कन्वेंशन के रूप में, मतलब रामसर साइट के रूप में मान्यता इनको मिल चुकी है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी एंड डी, ओके। यानी इन दोनों को मान्यता मिल चुकी है। तो ये आज के समय में अगर इसका आंसर देखा जाए तो सी एंड डी बोथ होगा, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विद रेफरेंस टू पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा रामसर साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यानी पार्वती अर्गा जो रामसर साइट है उसके बारे में पूछ रहा है कि इन दोनों स्टेट में से कौन सा करेक्ट है। पहला ये दे रखा है कि इट इज सिचुएटेड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। दूसरा दे रखा है कि इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी। तो इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट। पार्वती अर्गा जो रामसर साइट है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पार्वती अर्गा रामसर साइट
ये आपके गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक तरीके का बर्ड सेंचुरी भी है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 और करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछ रखा है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखा कीजिए कि सवाल में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। ओके, कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने के दौरान जो है वो सवाल ऐसे गलत हो जाते हैं। जैसे कि एक और होता है कि नॉट पूछा है कि नहीं। ओके, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप लोग माइनर, ये बहुत ही मतलब आते हुए सवाल भी आपके इस रीजन से गलत हो सकते हैं कि आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया और आपके आंसर जो हैं वो गलत हो गए। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया कीजिए। यहाँ पे करेक्ट पूछा है इसलिए इसका दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, ये आरओ के 2021 के मेंस में पूछा गया है। ये सवाल थोड़ा सा मुझे मतलब अटपटा से ये लग रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस से बात है, अगर इंडिया की बात करोगे तो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं किसी न किसी स्टेट में तो वो मतलब सिचुएटेड ही होंगे। जैसे अगर एक एक पॉइंट करके हम लोग देखें यहाँ पे, तो होकेरा की अगर हम लोग बात करें कि होकेरा कहाँ पे है, तो होकेरा वेटलैंड आपका है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। पॉइंट कैलिमर की अगर हम लोग बात करें तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। सो मोरिरी लेक की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका लद्दाख में, लद्दाख जो यूटी है वहाँ पे ये स्थित है। ओके, वुलर लेक की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये चारों मैंने स्टेट वाइज आपको बता दिया है। सवाल क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये सवाल मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि अगर उस समय अगर पूछा होगा 2021 में तो हो सकता है ये इस अकॉर्डिंग पूछ रहा हो कि उस समय कौन सा इसमें रामसर साइट के रूप में आपका मान्यता इसको मिल चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर उस हिसाब से आपका 2 हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा मुझे सवाल बड़ा अटपटा लग रहा है। सवाल अटपटा इन द सेंस कि इन सिचुएटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ये लॉजिक लगाना होगा कि हो सकता है मे बी ये सवाल ये कहना चाह रहा हो कि उस दौरान जो है, क्योंकि ये 2021 के मेंस में ये सवाल पूछा गया है, तो उस समय हो सकता है मे बी कि जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो उस समय उनको रामसर साइट के रूप में मान्यता न मिली हो। ओके, लेकिन जो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कमीशन ने, इस हिसाब से मैं आंसर बी लगा रहा हूँ। लेकिन मुझे सवाल पे थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा है कि सवाल पूछना कहना क्या चाह रहा है। ओके, अगर किसी को इस सवाल में अगर कन्फ्यूजन नहीं है यानी उनको पता है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड आर यूजफुल, यानी एक इकोसिस्टम के रूप में अगर देखा जाए तो वेटलैंड आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यानी वेटलैंड जो है इन चारों ऑप्शन में किन किन के मैटर पे यूजफुल आपको देखने को मिलेगा। ओके, पहला दे रखा है कि फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड साइकिलिंग, ये तो होता है, ये तो वेटलैंड का काम ही है। ओके, वेटलैंड के बहुत ढेर सारे काम है। पहले हम लोग सवाल देख लेते हैं, फिर हम इसके काम पे थोड़ा स्पेसिफिक डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाई प्लांट्स। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब ये ऑप्शन ये कह रहा है कि ये जो वेटलैंड होता है ये हैवी मेटल्स होते हैं उसको रिलीज करता है, कैसे, थ्रू ऑब्जॉर्प्शन फ्रॉम प्लांट से एब्जॉर्ब करके। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है कि इन रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर्स बाई रिटेनिंग सेडिमेंट्स, यानी ये जो रिवर्स की सिल्टेशन होती हैं उसको रिटेन करता है, सेडिमेंट को वहाँ पे रिटेन करके। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके करेक्ट आंसर आपके तीनों हो जाएंगे, यानी ए बी सी, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा और हम लोग इसके यूजफुल के बारे में थोड़ा सा, यानी वेटलैंड का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है या किस किस कामों में इसका यूज आता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वेटलैंड कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, तो पहला अगर इसको देखा जाए तो बेसिकली वेटलैंड जो होते हैं ये स्पंज की तरह काम करते हैं, जो कि पानी को रोककर बाढ़ से बचाते हैं। यानी कहीं अगर बाढ़ आ जाए इस एरिया में जहाँ पे वेटलैंड पाए जाते हैं तो ये स्पंज की तरह काम करते हैं, ये पानी को रोकते हैं और बाढ़ से उस एरिया को बचाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये नदियों के जो जलस्तर होते हैं ना उसको मेंटेन रखने में मदद करते हैं। कैसे, अगर जल स्तर अधिक हो जाए तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जल स्तर अगर कम हो जाए तो धीरे धीरे पानी को छोड़ते हैं। ओके,
इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो सतही जल होते हैं ना, जो ग्राउंड लेवल के वाटर होते हैं, ग्राउंड वाटर होते हैं, उनको छान करके ये प्योरीफाई भी करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो वेटलैंड जो है वो नदियाँ में वनस्पतियाँ भी छोड़ते हैं, यानी जो प्लैंकटन होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको ये नदियों में छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नदियों में मछलियाँ पाई जाती है वो उनको अपने फूड यानी भोजन के रूप में यूज कर लेती हैं। ओके, इसके अलावा जो नदियाँ और आसपास की जो पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम होते हैं, उनको पुनर्जीवित यानी रिसाइकिल करते हैं, और जो नदियों पर मानव प्रभाव को संतुलित करने में मदद भी करते हैं। ये कुछ इसके पॉइंट हो गए बेसिकली। तो जो वेटलैंड होता है वो काफ़ी यूजफुल होता है। तो मैंने सारे यूज जो इसके हैं वो मैंने आपको लगभग बताने की कोशिश किया है। तो ये इसका अगर देखा जाए तो करेक्ट, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो मिसलेनियस टॉपिक से आ गया है। पहला सवाल ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ एट। ओके, यानी कहने का मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि जो सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, अगर इसको शॉर्टकट में देखा जाए तो इसका पूरा नाम हो जाएगा CEB और आपका हो जाएगा POL, सेबपोल। ये बेसिकली जो सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ है, इसे हम लोग शॉर्टकट में सेबपोल कहते हैं। ओके, तो अगर इसका देखा जाए तो इसको हम लोग मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है, इन दोनों ने मिल करके इसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो ऑफिस है वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिससे हम लोग शॉर्टकट में NBA कहते हैं। ओके, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई में है। तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। इसी के कैंपस में जो सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड पॉलिसी एंड लॉ है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी के साथ साथ और किसका सहयोग था? तो आपका नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल बेसिकली है, ये 2017 के मेंस में पूछा है और उस समय ये करंट में था। ओके, तो उस समय के जो करंट के ये सवाल हैं ऐसे ही कुछ बनते हैं। तो ये इसको शामिल करने का मुख्य एक ही रीज़न था कि आपको ये भी समझ में आए कि आखिर इन्वायरमेंट के सवाल करंट से कैसे बन जाते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉर्वेजियन जो गवर्नमेंट है, दोनों ने मिल के जो सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ का जो सेंटर है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के जो कैंपस है उसमें किया गया है। वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चेन्नई में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा अगर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका ये है क्या, तो बेसिकली एक तरीके का ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है। और अगर ये कब स्थापित किया गया था, ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो ये 2003 में इस्टेब्लिश किया गया है। ये ईयर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखिएगा। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है ये 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक तरीके का स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सवाल तो बहुत ही फैक्चुअल नेचर का था, लेकिन मैंने जो डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि अगर भविष्य में अगर और कोई इससे पॉइंट बन जाए तो आप सवाल को आसानी से टैकल कर सकें। ओके, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ये इन्वायरमेंट के सेंस में हम लोग अक्सर देखते हैं कॉप, इसको हम लोग शॉर्टकट में कॉप बोलते हैं। तो द 10th कॉन्फ्रेंस यानी 10th जो कॉप है टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड एट, यानी जो 10वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो कॉन्फ्रेंस था वो बेसिकली कहाँ पे हेल्ड किया गया था? तो ये मैं थोड़ा सा आपको समरी बता ही दे रहा हूँ। जो COP10 था स्टूडेंट, ये आपका नगोया में हुआ था। नगोया कहाँ है?
नगोया। नगोया एक सिटी है कहाँ पे, जापान में। ओके, तो ये जापान में बेसिकली हुआ था और कहाँ पे, नगोया में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगोया। ओके, कॉप 11 की अगर बात किया जाए तो कॉप 11 हैदराबाद में हुआ था। कॉप 12 की अगर हम लोग बात करें तो ये प्योंगचैंग साउथ कोरिया में हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट हैं, अगर आप लोग हो सके तो एक लिस्ट बना लीजिएगा कॉप कॉन्फ्रेंस का। ओके, नहीं कॉप का एक से लेके जो अभी करंट टाइम तक हुआ है, ऑलमोस्ट लगभग कॉप 30 तक होने का चांसेस, आई होप कि कॉप 30 हो रखा है क्या। ओके, तो 1 से लेके 30 तक है। इसमें आप लोग जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो कुछ मेन हैं, ऊपर के 5 और लगभग ये कॉप 15 के बाद जितने हैं आप लोग एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, कभी कभी हो सकता है सवाल पूछ ले। ओके, तो पहला तो कम से कम आपको याद रहना चाहिए, और ये जो 30 तक हो रखा है ना, हो सकता है कभी मैचिंग करने के लिए आपको सवाल दे दे कि 30 हो गया, 29 हो गया, 28, 27 ये कहाँ पे हुआ है, कभी कभी ऐसे मैच कराने को दे देता है। तो आप लोग ये जो 25 से 30 तक हैं, इसको भी ईयर के साथ साथ उसका वो कहाँ पे हुआ था वो जगह का नाम भी आप लोग एक लिस्ट बना के रख लीजिएगा। ओके, जिससे आपको भविष्य में अगर इन केस कभी सवाल पूछे तो आपका ऑटो मतलब बहुत आसानी से सवाल वो बन जाना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड बाई इंडियन पार्लियामेंट। ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है ना कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ है। तो बेसिकली सवाल तो वही है, लेकिन और भी पूछ लेता है, जैसे वाइल्ड लाइफ एंड जो प्रोटेक्शन वाला है, या इन्वायरमेंट वाला है जो वो आएगा, या एयर पॉल्यूशन से संबंधित है जो वाटर से संबंधित है। ये जितने एक्ट हुए हैं ना, वो भी कभी कभी ईयर के हिसाब से मैच कराने को दे देता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि कौन सा एक्ट है वो किस ईयर पारित हुआ है। ओके, यहाँ पे जो सवाल पूछ रखा है, इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2002। जहाँ भी होगा यही होगा आपका आंसर। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है ये बेसिकली 2002 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था, अगर मंथ के साथ पूछ ले तो दिसंबर 2002 में। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ये 2002 में दिसंबर में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था, और फरवरी 2003 में भारत के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस पर एसेंट दे दिया था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो अभी कुछ सवाल पहले ही हम लोगों ने बात किया। तो ये पहला पॉइंट तो ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई। और मैंने आपको बताया कि कब इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2003 में। कहाँ पे, चेन्नई में। ओके, ऐसे कुछ फैक्चुअल सवाल आते हैं जो कि मतलब या तो आ रहे हैं या तो नहीं आ रहे हैं, एग्जाम में वही होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको एनवायरनमेंट के 3 से 4 पेज मैक्सिमम में एक शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए वन लाइनर के फॉर्म में। जैसे अगर इस सवाल को अगर वन लाइनर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप सिंपली इतना लिख सकते हैं कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिख लीजिए इस्टेब्लिश्ड इन 2003, और जस्ट उसी के कामा दे के आगे लिख लीजिए हेडक्वार्टर इन चेन्नई। दैट्स इट, फाइनल हो गया। अगर कभी रिपीट करेगा ये सवाल तो आप ऑटोमेटिक उतने एक लाइन से ही आप पूरे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि सवाल जितना फैक्चुअल होगा उतना ही टफ हो जाता है। अगर कॉन्सेप्चुअल होगा तो आप कोई मतलब एलिमिनेशन टेक्निक लगा के हो सकता है मे भी आंसर तक पहुंच जाएं, लेकिन अगर वो सवाल फैक्चुअल नेचर का है तो बहुत ही कम चांस होता है कि मतलब वहाँ पे दिमाग काम करे, क्योंकि ऑलरेडी 150 सवाल करने होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ओके, तो डेट ज़्यादातर याद नहीं होते, इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि इन्वायरमेंट के 3 से 4 पेज में वन लाइनर नोट्स आप बनाते चलिए। ओके, जैसे जैसे मैं सवाल कराता जा रहा हूँ उस टॉपिक से आप उस टॉपिक से जो भी संबंधित फैक्चुअल सवाल हैं उनको आप नोट करते जाइए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज, यानी किसी स्पीसीज के विलुप्त होने के लिए इन चारों में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एक एक करके हम लोग पहले ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ब्रॉड नीच या निके, दूसरा देखा है लार्ज बॉडी साइज, तीसरा दे रखा है नैरो निके,
चौथा दे रखा है लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चारों ऑप्शन में से एलिमिनेट कैसे किया जाएगा। ओके, सपोज कीजिए ये कोई स्पीसीज है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल आसान हो जाएगा। ओके, सवाल वैसे है टफ लेकिन ये आसान हो जाएगा। सपोज कीजिए कि सवाल पूछ ये रहा है कि किसी भी स्पीसीज को एक्सटेंट होने से इन चारों में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर मान लीजिए ये कोई स्पीसीज है, उसको अगर बहुत बड़े निके में यानी नीचे में उसको रख दिया जाए तो क्या वो आसानी से एक्सटेंट हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको ये काफ़ी ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल होगा। यानी अगर ये काफ़ी बड़े निके में रख दिया जाए तो उसे ढूंढना उतना ही टफ हो जाएगा। ओके, जब उतना ही टफ हो जाएगा तो वो उतने आसानी से ये क्या होता है कि एक्सटेंट होने के चांसेस उसके नहीं होंगे। ओके, लेकिन अगर यही जो स्पीसीज है इसको काफ़ी छोटे निके में अगर रख दिया जाए तो उसे ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा, वो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। ओके, तो उनके एक्सटेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर उनका जो निके है वो काफ़ी नैरो है यानी काफ़ी छोटा है। ओके, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा क्योंकि ये नैरो निके की बात कर रहा है। और लार्ज बॉडी साइज की अगर हम लोग बात करें कि किसी भी स्पीसीज का अगर बॉडी साइज बहुत बड़ा है तो उसे आसानी से दूर से ही देखा जा सकता है। अब दूर से अगर बहुत आसानी से कोई चीज़ दिख जाएगी तो उसको मतलब यूँ कह लीजिए कि उसे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा और साथ साथ उसको खोजना भी बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से किसी भी एनिमल का अगर बॉडी साइज बहुत बड़ा है तो वो आसानी से एक्सटेंट उसको किया जा सकता है। उसको अगर किल कर दीजिए तो जितने भी स्पीसीज होंगे तो आसानी से किल किए जा सकते हैं, जिस वजह से वो उसके एक्सटेंशन में रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। यानी ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा क्योंकि पूछा है कि नॉट रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन डी कह रहा है कि लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी स्पीसीज का जो जीन्स होते हैं उनमें कितना वेरिएशन है। सपोज कीजिए हम लोग अपना एग्जांपल लें यानी ह्यूमन का, तो हम लोगों में जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो काफ़ी देखने को मिलती है क्योंकि हर इंसान का अपना अपना जीन होता है, वो अलग अलग होता है। ओके, अगर यहाँ पे कह रहा है कि लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, अगर ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है अगर ये कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो आसानी से वो इंसान एक्सटिंक्ट कर सकता है। ओके, विलुप्त हो सकता है। लेकिन अगर जेनेटिक वेरिएबिलिटी अगर जितना ज़्यादा होगी उस आदमी या उस इंसान के या उस स्पीसीज का जीने का या सरवाइव करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन आपके पास ब्रॉड निके। यानी मैंने आपको बताया कि जो ब्रॉड निके है ये आप काफ़ी एरिया में फैला होता है तो इसको ढूंढना उतना आसान नहीं होता। ये इसीलिए ये रीज़न है कि इसे आसानी से एक्सटेंट नहीं किया जा सकता, यानी इसे विलुप्त होने में मतलब आसानी से तो नहीं इसको विलुप्त किया जा सकता। ओके, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप इस सवाल का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, सवाल यही पूछा है कि नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज, यानी इन चारों ऑप्शन में से किसी स्पीसीज के विलुप्त होने में कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसका जो निके है वो काफ़ी ब्रॉड हो, काफ़ी चौड़ा हो। ओके, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि सी बकथॉर्न हैज अ ह्यूज ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल। ओके, द बेरीज का मतलब बेसिकली यहाँ पे आप लगाइए इसका फल। ओके, द बेरीज ऑफ दिस प्लांट आर रिच इन विटामिन एंड न्यूट्रिएंट। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सी बकथॉर्न जो है हैज़ अ ह्यूज ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल, मार्केट में इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद कह रहा है कि जो इसके फल होते हैं वो विटामिन और न्यूट्रिएंट से काफ़ी रिच होते हैं। और अगला पॉइंट इसी में दे रखा है कि चंगेज़ खां यूज देम टू इम्प्रूव द स्टेमिना ऑफ हिज ट्रूप्स। यानी जो चंगेज़ खां मतलब था, जो उसके सैनिक थे, वो इसको अपने सैनिकों की स्टेमिना को बढ़ाने के लिए देता था। ओके, इसके बाद पॉइंट और दे रखा है, ऐड कर रखा है कि रसियन कॉस्मोनॉट्स जो हैं यानी जो रसियन अंतरिक्षयान या अंतरिक्ष यात्री हैं, यूज्ड इट्स ऑयल, इसके तेल को यूज करते हैं टू कॉम्बैट रेडिएशन। ओके, तो रेडिएशन को कॉम्बैट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, तो सवाल यही कहना चाह रहा है कि जो सी बकथॉर्न है उसका आज के समय में ग्लोबल मार्केट पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है। इसके अलावा इसके जो फल होते हैं उनमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। चंगेज खां जो है वो अपने सैनिकों की जो स्टेमिना उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज करता था। इसके अलावा जो रसियन कॉस्मोनॉट्स हैं वो इसके ऑयल को जो रेडिएशन
को कम्बैक्ट करने के लिए यूज करते थे इसको। तो सवाल यही पूछ रहा है कि वेयर इज़ दिस प्लांट फाउंड इन इंडिया, यानी भारत में जो है ये प्लांट कहाँ पे, मतलब इस प्लांट को कहाँ पाया जाता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग सी बकथार्न होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी बकथार्न, ओके। सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न जो है स्टूडेंट, ये एक तरीके का मेडिसिनल प्लांट है, अ मेडिसिनल प्लांट। फाउंड इन हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन, ओके। जो सी बकथार्न है वो एक तरीके का मेडिसिनल प्लांट है, ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है। अगर हिमालयन रीजन में स्पेसिफिक बात किया जाए तो ये आपको जो कोल्ड डिज़र्ट है लद्दाख में, वहाँ पे देखने को मिलता है, कोल्ड डिज़र्ट इन लद्दाख। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो लाहौल स्पीति वैली जो है, लाहौल स्पीति वैली, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा कुछ पार्ट्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के कुछ भाग हैं, यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है, ओके। तो लोकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि वेयर इज दिस प्लांट फाउंड इन इंडिया, तो ये हिमालयन रीजन अगर होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नागालैंड की बात कर रहा है पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन कह रहा है आपका नागालैंड, तो नागालैंड में तो नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि लद्दाख, लद्दाख में मैंने आपको बताया कि ये जो कोल्ड डिजर्ट है लद्दाख में, वहाँ पे ये स्पीसीज जो है वो आपको देखने को मिलती है, ओके। ऑप्शन सी कह रहा है कोडई कैनाल, ये साउथ में है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है पौंडीचेरी, ये भी साउथ में है, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लद्दाख, ओके। लद्दाख में ये देखने को मिलता है, किसका, सी बकथर्न का, ओके। तो सी बकथर्न जो है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ओके। इसके कई फायदे हैं, उस फायदे को मैंने आपको बता ही दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ। पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, हाइड्रोस्फीयर, बायोम, लिथोस्फीयर या बायोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बायोस्फीयर। ऐसा क्यों कि सपोज कीजिए ये आपका बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर, इसी में आपके जितने आपको देखने मिलते हैं, सपोज कीजिए ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर के अलावा ये आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये आपका लिथोस्फीयर हो गया। ये सब मिलके किसका निर्माण करते हैं, बायोस्फीयर का। तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोम, ये सब इसी के कंपोनेंट हैं, ना कि वो अलग चीज़ है, ओके। यानी अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बायोस्फीयर। इस धरती पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो कौन सा, आपका बायोस्फीयर, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी इज, यानी टुमारोज बायोडाइवर्सिटी की ऑथर या लेखिका कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदना शिवा। ये फैक्चुअल नेचर का पॉइंट है, इसको आप नोट्स में कहीं एक लाइन में लिख लीजिएगा कि ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, और सामने लिख लीजिएगा वंदना शिवा, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और ये जो सीरीज चल रही है ये मतलब आपको समझ भी आ रही होगी, क्योंकि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिकली जितने भी सवाल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये यूपीपीएससी द्वारा जितने भी PYQs आए हैं उन्हीं की एक सीरीज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू किए हुए हैं। तो जितने भी सवाल 2024 तक आ रखे हैं उनको मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज एक ऑर्गेनाइज तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी इसके ऑप्शन आपको दिखेंगे, उन ऑप्शन में अगर कोई भी डाउट है या उन ऑप्शन में कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने की ज़रूरत है या उन चारों ऑप्शन को एक एक करके मतलब समझने की भी ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक ऑप्शन को प्रॉपर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, ओके। तो इस सीरीज़ का मेन मोटो यही है कि सारे जितने कॉन्सेप्चुअल हैं या जितने फैक्चुअल नेचर के सवाल हैं सबको साथ में लेकर आगे इस सीरीज़ को बढ़ा जाए।
तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको पसंद भी आ रही होगी। और अगर इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने में अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव ज़रूर लिखिएगा। आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं हर लेक्चर में यही बात कहता हूँ, इसलिए कि अभी शुरुआत है और इस सीरीज को मतलब और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके कैसे बेहतर बनाया जाए, इसीलिए मैं आप लोगों से ये सुझाव मांगता हूँ। हर लेक्चर में आपसे सुझाव ही मांगता हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के कुछ सवालों के साथ। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।